जैसे ही वो रहस्यमयी पक्षी सभी के सामने आया तो वो देखने लगे कि किस तरह वो पक्षी पूरी तरह काले रंग की आग से घिरा था, मगर अभी भी उसका शरीर साफ नहीं दिख रहा था, जिस वजह से ज्यादातर लोग उस पक्षी की असलियत का पता ही नहीं लगा पाए कि वो पक्षी था कौन सा तिलस्मी पक्षी। मगर उसकी शक्तियों से सभी को इतना तो समझ आ गया था कि वो प्राचीन बाघ दरिंदे से भी ज्यादा ताकतवर था। वहीं समर और बाकी नए योद्धा भी खुले मुंह के साथ उस पक्षी को देखते गए। ये पहली बार था जब वो ध्रुवांश को किसी तिलिस्मी जानवर के आत्मिक अंश का इस्तेमाल करते हुए देख रहे थे। इसका मतलब ध्रुवांश आज तक इस आत्मिक अंश को सभी की नजरों से छुपा रहा था। इस बारे में सोचकर जाफरान ने आ भरते हुए कहा, पता नहीं ये लड़का और क्या क्या करने वाला है। दूसरी तरफ बगल वाले पहाड़ में लुहार भी आंखों में हैरानी के साथ उस रहस्यमयी पक्षी को ही देखता जा रहा था जो ध्रुवांश के सामने तैयार हुआ था। लेकिन उसके जहन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर ध्रुवांश इतने ताकतवर तिलिस्मी जानवर के आत्मिक अंश को काबू कैसे कर पाया। पर उसके सामने जो कुछ भी दिख रहा था वो सब हकीकत थी। कुछ पलों तक इस बारे में सोचते रहने के बाद वो अपना सिर हिलाकर कहने लगा, शायद ये लड़का उतना भी कमजोर नहीं है जितना कि मैं इसे समझ रहा था। दोनों पहाड़ों पर मौजूद सभी लोगों का जैसा हाल था वैसा ही हाल तीनों बुजुर्गों का भी था, मगर जोरांश तो बाकियों से अलग उस रहस्यमयी पक्षी की पहचान का पता लगाने में कामयाब रहा था। तभी बुजुर्ग जोरांश ने आ भरते हुए कहा, प्राचीन अमर पक्षी, कमाल है। समझ नहीं आता कि इस लड़के ने आखिर ये किया कैसे। प्राचीन अमर पक्षी जैसा तिलिस्मी जानवर तो विकसित होकर दैवीय जानवर बनने के काबिल है। जब ये विकसित हो जाएगा तब तो ये किसी भी और जानवर से ज्यादा बड़े ओहदे पर होगा। ऐसे में ये कैसे किसी इंसान को अपने आत्मिक अंश को काबू करने दे सकता है। समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। जाहिर सी बात थी कि बुजुर्गों जैसी पारखी नजर वहां मौजूद योद्धाओं की नहीं थी, इसलिए बुजुर्गों को सब पता था कि प्राचीन अमर पक्षी कितना गुरूर वाला और खूंखार पक्षी था। ऐसे में ध्रुवांश ये काम कैसे कर पाया था, यह सवाल उनके दिल में बस गया था। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद जोरांश ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और प्राचीन अमर पक्षी को देखकर कहा, काफी दिलचस्प है ये लड़का। वहीं पहाड़ की चोटी पर खड़े मिखाइल और बांगुर के चेहरों का रंग पूरी तरह बदल चुका था। इस वक्त वो दोनों खुद ध्रुवांश से काफी खतरा महसूस कर रहे थे। रही बात लैला की, तो वो लगातार आसमान में दिखते पक्षी को देखती जा रही थी। भले ही वो खुद भी ध्रुवांश के इस हुक्म के इक्के से काफी हैरान थी, पर उसे हमेशा से ध्रुवांश की काबिलियत पर भरोसा था। इस दौरान ध्रुवांश ने अपना ध्यान अपने शरीर पर किया, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों में बहुत ज्यादा बदलाव महसूस हो रहा था। उसके शरीर की गहराई में बने काले रंग के कमल पर प्राचीन अमर पक्षी बैठी थी और वो बेनतहा काले रंग की आग ध्रुवांश के अंतरात्मा में भेजती जा रही थी। इस वजह से ध्रुवांश की अंतरात्मा काले रंग की आग से पूरी तरह ढक चुकी थी। तभी प्राचीन अमर पक्षी ने बड़े अलसाए अंदाज में कहा, किस्मत वाला है ये लड़का। खून के रिश्ते का असली फायदा उठाना तो इसे आता है। जहां हर किसी को लग रहा था कि ध्रुवांश प्राचीन अमर पक्षी का आत्मिक अंश काबू करने में कामयाब हुआ था, वही अमर पक्षी को सच्चाई का पता था। यह सब ध्रुवांश इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके और अमर पक्षी के बीच खून का रिश्ता था। यह खून का रिश्ता ही था जिस वजह से ध्रुवांश प्राचीन अमर पक्षी की ताकत इस्तेमाल कर पा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा को काबू नहीं कर पा रहा था। अगर वो वाकई उसके आत्मिक अंश को काबू कर पाता तब तो उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। आसमान में मौजूद काले पक्षी ने अपने पंजे कसने शुरू किए और वो अपनी नजर दूर देखते प्राचीन बाघ की तरफ कर उसे खत्म करने के लिए तैयार हुआ। वहीं उस खतरनाक तिलिस्मी पंछी की नजर अपनी तरफ होते देख एक पल के लिए यानिस की धड़कनें रुक गईं। शुरू में तो उसे लगा था कि उसके पिछले हमले से वो मुकाबला खत्म होने वाला था, लेकिन अब उसे समझ आया था कि उसके पिछले हमले ने तो ध्रुवांश को अपना हुक्म का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। भले यानिस नहीं जानता था कि वो काले रंग का रहस्यमयी पक्षी था कौन सा, लेकिन उसे भी इतना समझ आ रहा था कि उसके सामने उसका प्राचीन बाघ दरिंदा डर के मारे कांपने लगा था। इसका मतलब साफ था कि वो पक्षी चाहे कोई भी क्यों ना होता, वो जरूर फहरिस्त में प्राचीन बाघ से आगे था। इस ख्याल के दिमाग में आते ही यानिस ने सोचते हुए कहा, यह लड़का बड़ा ही रहस्यमय और खतरनाक है। अगर ये जिंदा रहा तो आगे मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा, इसलिए इसे मरना होगा। इसके साथ ही यानिस की आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा और वो चेतना शक्तियां निकालकर ध्रुवांश पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। उसके शरीर से निकलती शक्तियों से साफ समझ आ रहा था कि वो अपनी सारी शक्तियां अपने अगले हमले में इस्तेमाल करने वाला था। जब दूर खड़े ध्रुवांश ने चेतना शक्तियों की हलचल को देखा तो उसके पंखों से निकल रही काले रंग की आग और ज्यादा बढ़ने लगी। इस पर नीले रंग की रोशनी तेजी से आगे आते हुए आग की इन खतरनाक लपटों से टकरा गई। लेकिन जैसे ही नीले रंग की रोशनी उस आग से टकराई तो वो रोशनी एक झटके में भाप में बदल कर गायब हो गई।
ये आग सिर्फ बेहद ताकतवर नहीं थी बल्कि बहुत ज्यादा रहस्यमयी भी थी। ये देखकर यानिस की आंखों में घबराहट दिखी और उसने हड़बड़ाते हुए इकट्ठा हुई सारी चेतना शक्तियों से ध्रुवांश पर हमला कर दिया। मगर उसकी सारी चेतना शक्तियों के सामने भी काले रंग की आग टस से मस नहीं हुई। देखा जाए तो उस रहस्यमयी काले रंग के पक्षी के सामने प्राचीन बाघ का कोई भी हमला कुछ नहीं कर पा रहा था। इस पल ध्रुवांश लगातार यानिस को देखता गया, जिसके चेहरे से उसकी बेनतहा नाराजगी साफ नजर आ रही थी। तभी ध्रुवांश अपने पंख फड़फड़ाने लगा और आंखें बंद करते हुए पक्षी के शरीर को काली रोशनी से जगमगाने लगा। वो रोशनियां एक दूसरे से मिलते हुए विजय स्तंभ की एक परछाई तैयार कर रही थी, जिसके अंदर वो रहस्यमयी काला पक्षी दिख रहा था। फिर एक तेज आवाज के साथ वो विजय स्तंभ काले रंग की आग के लपटों से ढक गया और उस मीनार में एक बड़ी खतरनाक शक्ति महसूस होने लगी। इस खतरनाक शक्ति को महसूस कर दूर खड़े प्राचीन बाघ दरिंदे के चेहरे पर बेचैनी और डर दिखने लगा। जिस वक्त उसे घबराहट महसूस हो रही थी, उतने में आग की लपटों में लिपटा वो विजय स्तंभ अपनी जगह से गायब होते हुए सीधे उस बाघ दरिंदे से टकराने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसकी इस रफ्तार की वजह से पूरा आसमान शक्तियों की खतरनाक लहरों से भर गया। चोटी पर मौजूद मिखाइल और बांगुर भी इस कदर शक्तियों को देखकर जानलेवा खतरा महसूस करने लगे। उन दोनों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ध्रुवांश और यानिस का मुकाबला ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता था। इस एहसास के साथ उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो समझने लगे कि इस मुकाबले का नतीजा इस हमले में पता चलने वाला था। वहीं आसमान में खड़े बुजुर्ग जोरांश देखते गए कि कैसे वो खतरनाक काले रंग की मीनार आगे बढ़ रही थी। तब उनके चेहरे पर अचानक परेशानी नजर आने लगी और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये काले रंग की मीनार, इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। भले ही बुजुर्ग जोरांश को विजय स्तंभ बहुत पहचाना हुआ लग रहा था, लेकिन वो सोचने पर भी याद नहीं कर पाए कि उन्होंने वो कहाँ देखा था। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद वो मजबूरी में अपना सर हिलाने लगे। तब उन्होंने आ भरते हुए कहा, शायद इस मुकाबले के नतीजे का फैसला हो चुका है। वो देखते गए कि कैसे बहुत बड़ा विजय स्तंभ आग की लपटों में घिरा यानिस की तरफ बढ़ने लगा। तभी यानिस ने गुस्से भरी आवाज में कहा, इस उत्तरी कायनात अकादमी में मैं यानिस सबसे कामयाब और काबिल नया योद्धा हूं। ध्रुवांश राजवंशी, अगर तू मुझे रोकना चाहता है तो तुझे मुझको इतना मजबूर करना होगा कि मैं खड़ा भी ना हो पाऊं, नहीं तो मैं हार नहीं मानने वाला। इस तरह चिल्लाकर प्राचीन बाघ दरिंदे ने जोरदार दहाड़ निकाली और तब उसके शरीर पर बनी बाघ जैसी धारियां अचानक चमकने लगी। फिर अपनी पूंछ लहराते हुए उसने नीले रंग की चौंधियाती रोशनी निकालकर तेजी से विजय स्तंभ की तरफ भेजनी शुरू की। सभी ने देखा कि उस रोशनी के साथ ही वो विशालकाय प्राचीन बाघ भी आगे बढ़ते हुए काले रंग की मीनार की तरफ भागने लगा। फिर सभी की नजरों के सामने वो दोनों टकराए और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया कांप उठी। हजारों किलोमीटर की जमीन पर दरारें नजर आने लगी, जिसके साथ ही चारों तरफ की कुदरती चेतना शक्तियों में खलबली मच गई। शक्तियों की गर्जन के बीच लोग देख रहे थे कि टकराने पर भी दोनों तरफ की ताकतें तबाह नहीं हुई, बल्कि प्राचीन बाघ दरिंदा तो खूंखार इरादे के साथ उस विजय स्तंभ पर हमले करता गया ताकि वो उसे खत्म कर सके। लेकिन उसके ताबड़तोड़ हमलों के सामने भी काले रंग की मीनार को कुछ नहीं हुआ, बल्कि नीले रंग की रोशनी धीरे धीरे आग में जलकर कमजोर पड़ती गई। आखिर में उस बड़ी सी मीनार पर एक बड़ा ही रहस्यमय निशान नजर आने लगा, जिसमें काले रंग की रोशनी इकट्ठा होने लगी। वो निशान धीरे धीरे घूमने लगा था, मगर कोई भी इस हरकत को देख नहीं पा रहा था। इसके बावजूद उस निशान के घूमने पर मीनार में मौजूद रहस्यमय शक्तियों में काफी इजाफा हुआ और तब उसमें से निकली चेतना शक्तियां प्राचीन बाघ दरिंदे से टकरा गईं। इस टक्कर से प्राचीन बाघ के शरीर में जलती नीले रंग की सारी रोशनी एक झटके में गायब हो गई और उस बाघ के मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। वो बाघ महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर में एक बड़ी रहस्यमय शक्ति घुस गई थी, जिसने चेतना शक्तियों के बहने के सारे रास्ते जाम कर दिए थे। फिर एक जोरदार झटका खाकर उस विशालकाय प्राचीन बाघ का शरीर नीचे गिर गया और चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देने लगी। इस धूल के गुबार के बीच कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों को एक बात तो साफ हो गई थी कि इस हमले से जीतने वाले का फैसला हो चुका था। कायदे से इस वक्त किसी का भी ध्यान झंडे की तरफ नहीं था, बल्कि उस मुकाबले का नतीजा जानने में था। धीरे धीरे वहां की धूल छटने लगी और लोगों को दिखा कि पहाड़ जोर जोर से कांपने लगा, जिसके बाद वो ढहने लगा। ये देखकर वहां मौजूद सभी नए योद्धा उड़ते हुए बगल वाली पहाड़ी पर चले गए। पर अगले पल हंगामा मचने लगा और लोगों के शोर शराबे के बीच दिखा कि प्राचीन बाघ और विजय स्तंभ दोनों ही गायब हो गए थे। वहां कुछ दिख रहा था तो वो थे दो लड़के जिनके शरीर खून से लथपथ थे और वो एक दूसरे को देखते जा रहे थे। इतना ही नहीं, उनके कपड़े भी चीथड़ों में बदल चुके थे और वो दोनों थे यानिस और ध्रुवांश। दोनों ही हांफते जा रहे थे और उनके बाल भी बिखर चुके थे।
यानिस ध्रुवांश की तरफ देखता गया और उसकी आंखों में फिलहाल डर और एक अजीब सा पागलपन नजर आ रहा था। दोनों को अब तक खड़े देखकर लोगों ने हड़बड़ा कर कहा, ये दोनों अभी तक खड़े? ऐसी जिद और पागलपन शायद ही किसी और नए योद्धा में देखा गया होगा। ध्रुवांश के चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था और उसने अपने मुंह से निकलते खून को पोंछकर वहां से पीछे जाना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने रौबदार और गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं, जो भी मेरा है मुझसे वो कोई नहीं छीन सकता, और अगर छीनने की कोशिश करेगा तो मैं किसी भी कीमत पर उसे वापस हासिल करके रहूंगा। अब बारी है तेरी पिछला सारा हिसाब चुकाने की। तेरे बाद नंबर आएगा उस अबरार का। इतना कहकर ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठी कसी, जिससे अचानक यानिस के मुंह से खून का फव्वारा निकलने लगा और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें काफी बड़ी थी और वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ध्रुवांश उससे जीत गया था। वो भी फिर से। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी, क्योंकि चाहे वो कितना भी इनकार क्यों ना करता, वो आज समझ गया था कि ध्रुवांश का अगर कोई कुछ बिगाड़ सकता था तो वो अबरार ही था। वहीं जब लोगों ने ध्रुवांश को देखा तो सभी को दिख रहा था कि वो बेहद कमजोर हो गया था और थक चुका था। पर उसकी इस कमजोरी पर किसी ने भी हंसने की हिम्मत नहीं की, बल्कि सभी सीनियर्स भी इज्जत भरी नजरों के साथ उसे देखते जा रहे थे। आज एक नया योद्धा अपनी ताकत के बल पर सभी की इज्जत जीतने में कामयाब हुआ था। उस जगह की खामोशी बहुत देर तक बरकरार रही, जिसके बाद किसी ने अपने हाथ उठाकर ताली बजानी शुरू कर दी और उस योद्धा ने जैसे ही पहल की तो तालियों का सैलाब आ गया और इन तालियों की गूंज आसमान तक सुनाई देने लगी। जब ध्रुवांश ने यह नजारा देखा तो वो मजबूरी में मुस्कुराने लगा और उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, देख रहा है हीरो, जनता की तालियों के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। इस दौरान दूसरे पहाड़ में मौजूद लुहार भी खून से लथपथ हो चुके ध्रुवांश को देख रहा था। फिर उसने अपनी मजबूरी भरी नजरें अलग करते हुए अपना सिर हिलाना शुरू किया। तभी लैला ध्रुवांश के पास आई और उसने फिक्र भरी आवाज में उससे पूछा, ध्रुवांश, तुम ठीक तो हो ना? यह सुनते ही ध्रुवांश अचानक खांसने लगा और खून की उल्टियां करने के बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ठीक ही हूं। उसे भी पता था कि यानिस को हराने के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और अब उसके पास जरा भी ताकत नहीं बची थी झंडा हासिल करने की। वहीं दूर आसमान में खड़े बुजुर्ग जोरांश धीरे धीरे चलकर ध्रुवांश के ठीक सामने आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पल तो ध्रुवांश को देखा, जिसके बाद मुस्कुरा कर कहा, लड़के, इस घमासान मुकाबले में जीत तुम्हारी हुई, लेकिन क्योंकि अब तक तुमने झंडा हासिल नहीं किया है, इसलिए तुम सबसे काबिल नए योद्धा नहीं माने जाओगे। बुजुर्ग जोरांश की बात सुनकर बहुत से लोग नाराज हुए, लेकिन फिर वो सभी अफसोस जताने लगे। भले ही ध्रुवांश ने अपनी काबिलियत सभी को साबित कर दी थी और कोई भी नया योद्धा उसे मुकाबले में हरा नहीं सकता था, लेकिन इस बार की प्रतियोगिता झंडा हासिल करने की थी, जो ध्रुवांश अभी तक नहीं कर पाया था। और फिलहाल ध्रुवांश इस हालत में भी नहीं था कि वो मिखाइल या बांगुर जैसे परमवीरों से जीत सके। इतने में मिखाइल और बांगुर भी हड़बड़ाकर बुजुर्ग जोरांश के पास आ गए और उन्हें देखकर ध्रुवांश ने कहा, बुजुर्ग जोरांश, देखिए अब मेरी हालत तो नहीं है और मुकाबला करने की। ऐसा कीजिए, आप प्रतियोगिता का विनर किसी और को बना दीजिए। मुझे सबसे काबिल नया योद्धा बनने की अब ज्यादा इच्छा भी नहीं रही। जाहिर सी बात थी कि ध्रुवांश का मकसद यानिस से बेहतर साबित होना था, क्योंकि उनके बीच की दुश्मनी काफी पुरानी थी, बल्कि चेतना पद से ध्रुवांश के बाहर होने के पीछे भी यानिस की मिली भगत ही थी। इसलिए अब ध्रुवांश और मुकाबले नहीं करना चाहता था। वहीं उसकी बात सुनते ही बुजुर्ग जोरांश ने हैरत भरी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? तुम सबसे काबिल नए योद्धा होने का मौका किसी और को पकड़ाना चाहते हो? इतना आगे आकर क्या सच में खुद को झंडा हासिल करने की होड़ से बाहर कर देगा ध्रुवांश? ऐसे में कौन बनेगा इस प्रतियोगिता का विनर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।